गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह आज के आईएफपीएच हिंदी वेबिनार सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कोविड के समय से कंटिन्यूअसली होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को डेली वेबिनार्स के थ्रू सभी तक पहुंचा रहा है। आइए आज के सेशन को 1 मिनट के मौन के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ एक होम्योपैथी की दुनिया में एक हाईली रिस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस पर्सनालिटी हैं। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर वीके चौहान सर को इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत खुशी हो रही है। प्रोफेसर डॉक्टर वीके चौहान सर पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं डॉक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली के। डॉक्टर चौहान सर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली काउंसिल फॉर होम्योपैथिक रिसर्च की इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के इफेक्ट का इवैल्यूएशन। वे कई यूनिवर्सिटीज के लिए बीएचएमएस और एमडी के एग्जामिनर और पेपर सेटर हैं। दिल्ली काउंसिल फॉर होम्योपैथिक रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। पूरे इंडिया में विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सीएमई प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के लिए रिसोर्स पर्सन रहे हैं। सीसीआरएच की गवर्निंग बॉडी, फाइनेंस कमेटी और साइंटिफिक कमेटी के भी फॉर्मर मेंबर रहे हैं। उन्होंने उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप मिली है और वे रॉयल लंदन होम्योपैथिक हॉस्पिटल यूके, न्यू इंग्लैंड स्कूल ऑफ होम्योपैथिक यूएसए और मैनेजमेंट साइंसेज फॉर हेल्थ यूएसए से फेलोशिप कर चुके हैं। उन्होंने कई प्रेस्टिजियस जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और विभिन्न अवार्ड्स में से भी सम्मानित हुए हैं। आज हमारे साथ एक वेटरन है जिनका टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल एक्सपोजर सभी में वास्ट एक्सपीरियंस है। अब मैं डॉक्टर प्रोफेसर वीके चौहान सर से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपना वैल्यूएबल सेशन शुरू करें। ओवर टू यू सर। ओके, नाइस, थैंक यू सो मच। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पर। और मैं शेयर करना चाहता हूँ फिर अपना किस तरह से शेयर करें हम यहाँ से इसको। मेरी स्क्रीन म्यूट, चैट, पार्टिसिपेशन शेयर करते हैं और शेयर करते हैं ये वाली स्क्रीन। स्क्रीन दो को शेयर किया, क्या आपको स्क्रीन दो नजर आ रही है? क्या हाँ स्क्रीन सर, शेयर दिख हो रही। गई है हमारी आपके? हाँ हाँ हाँ? सर, आ गई। बहुत बेहतर, तो हम इसको अब पूरा ही खोल देते हैं इस तरह से। क्या ये बहुत बेहतर है इस वक्त? हाँ सर, एक बार इसको और आपको साफ आप नजर आ रहा है? हाँ, एक बार इसको फुल स्क्रीन व्यू में कर सकते हैं। ये जो ऊपर क्रॉस के साइड में जो बॉक्स बना हुआ है, एक बार उस पर क्लिक करके। ब्लास्ट करें इसको, इस तरह से करें। हाँ जी सर, अब ठीक है। कहाँ पर नजर आ रहा है आपको अब? आ अब गया सर, ठीक है फर्स्ट पेज। स्क्रीन पे? पूजा ऑक्सीडेंटलिस। ओके, शारीरिक प्रकृति और नैदानिक अनुप्रयोग जो नजर आ रहे हैं वो हम फिर शुरू करते हैं। ये आज का जो हमारा जो एक इंटरेक्शन है, ये एक तरह से महत्वपूर्ण इंटरेक्शन है, क्योंकि आमतौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हरदम बात करते हैं कि उनको जो भी मतलब प्रैक्टिस करनी है तो बड़ी क्लासिकल होम्योपैथी करनी है। और जमाना इतना आगे बदल गया है, बढ़ गया है कि टोटलिटी जब तक पैथोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बायोमेडिकल मार्कर्स नहीं होते, आपको पता नहीं लगता है कि आप कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बीमारी की किस दशा में है। हो सकता है व्यक्ति एसिम्टोमेटिक भी हो, और हो सकता है कि उसको सिम्टम जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है वही ना हो। तो आप व्यवहारिक रूप से दवा तो दे देंगे, लेकिन उसका असर जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहे। दूसरी बात, सिर्फ सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ वेल बीइंग से ही आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मरीज ठीक हो रहा है।
मरीज ठीक होने के लिए बहुत से मार्कर, जो कि हमारे बायो मार्कर्स हैं, उनको प्रयोग में लाना जरूरी है। और उसी के रहते हम ये अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, प्रोफेशनली कन्विंस कर सकते हैं कि आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव है और आपने दवा दी और ये चेंजेस आए हैं जो कि बायोमेडिकल साइंस से संबंधित है। तो उसी प्रारूप में मैं आगे चलता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज हम इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी द्वारा प्रायोजित इस सभा में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं या कर रहे हैं। और मेरे को बहुत आई फील वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड वुड लाइक टू गो अहेड विद द जो चर्चा का आज का हमारा सब्जेक्ट है उसके प्रारूप को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने दो चीजें ली हैं। हमने एक चीज ली है होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा क्या है? थूजा, ट्री ऑफ लाइफ। थूजा ऑक्सीडेंटलिस, और हम चाहते हैं कि इसके शारीरिक लक्षणों का जो उपयोग करके उसको पकड़ करके हम उसके डायग्नोस्टिक की तरफ चले और उनके द्वारा हम उसकी क्या एक्शन हो सकता है और कैसे हो सकता है और उसका क्या पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझने की कोशिश में हम रहेंगे आज। तो हमारे जो चर्चा के आज मुख्य बिंदु हैं वो तीन है। पहली बात तो ये कि थूजा की शारीरिक प्रकृति क्या है उसको हम समझें। दूसरा, इसको हम जोड़ें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से, किस प्रकार की समानताओं को हम आपस में जोड़ सकते हैं। और तीसरी बात जो है हमारी, जब एक बार निदान हो जाता है तो उसके अनुप्रयोग को केस के उदाहरणों से कैसे स्पष्ट करेंगे। आजकल किस प्रकार की बीमारियां हमारे पास आ रही हैं उसको किस प्रकार से हम उनके साथ में आपको शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। तो वहां पर हम लेंगे, क्योंकि जो रूल्स जो है हमारे वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में है और जो टूल्स हैं वो मटेरिया मेडिका है और अप्लाइड एरिया जो है हमारा वो मेडिसिन है। तो सबसे पहले जो होम्योपैथिक टूल बुक है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, रूल्स क्या है होम्योपैथिक के, उसमें क्या लिखा हुआ है, वहां पहुंचने पर हमें पता लगता है कि एफोरिज्म 5 कहती है, एनिमल साहब कहते हैं यहाँ पर, कि रोगी को ठीक करने में चिकित्सक के लिए क्या सहायक हो सकता है या क्या सहायक जानकारी जरूरी है। तो वो कहते हैं पहली बात जो है, तीव्र रोग में मतलब एक्यूट डिजीज में सबसे जरूरी बात यह है आपका एक्साइटिंग कॉज को जानना जरूरी है। एक्यूट डिजीजेस में एक्साइटिंग कॉज है और सिम्टम बिल्कुल क्लियर है, आप दवा दे सकते हैं, आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात होती है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज में संपूर्ण इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण इतिहास के आ जाने से ही हम उसके फंडामेंटल कॉज या मायाज्मेटिक कॉज को बता सकते हैं। और क्रॉनिक मियाज्म जब क्लियर हो जाए कि सोरा है या साइकोसिस है या सिफिलिस है, तो उस मियाज्म के बेसिस पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसको जानने के लिए क्या तरीका है, उसके लिए जरूरी है कि हम रोगी की सुनिश्चित की जाने वाली शारीरिक बनावट की तरफ ध्यान दें। सबसे पहले तो जो फिजिकल उसका सोमैटिक फिजिकल अपीयरेंस है उसको आप देखिए, विशेषकर जब पुराना रोग हो, स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीज। फिर उसकी नैतिक और बौद्धिक चरित्र की तरफ देखिए, तो उसके टेम्परामेंट की तरफ देखिए, माइंड की तरफ देखिए, उसके व्यवसाय की तरफ देखिए। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस भी होती हैं, तो ऑक्यूपेशन क्या है उनका, कहाँ रहते हैं, जीवन शैली क्या है, उनके सोशल एक्टिविटी कैसी है, उनका सोशल लाइफ कैसा है। अब सोशल लाइफ में लोग बाग मिलने जुलने जाते हैं, दे टेक अल्कोहल, दे टेक सिगरेट, दे indulge into many things. So you have a kind of your component which deals with society.
उसके अलावा आपका अपना कंडक्ट कैसा है, सेल्फ का कंडक्ट कैसा है, वो घर के संबंधों से पता लगता है। घर में आप कब रहते हैं, कितने बजे सो जाते हैं, कितने बजे जाग जाते हैं, कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं। तो आपका पर्सनल कंडक्ट भी जानना जरूरी है, आपका सोशल कंडक्ट भी जानना जरूरी है, आपकी आयु जानना जरूरी है, और आपकी सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसके बारे में भी कुछ इंसाइट होनी जरूरी है। तब हम समग्र रूप से क्रॉनिक बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज का बिंदु है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि मौलिक रूप से जो शारीरिक गठन है वो हमें क्या बताता है। जो शारीरिक गठन है उसी को लेकर के थोड़ा के हम आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमने ठूजा को देखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। अब हम जो हमारी रूल बुक में तो हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोमैटिक कंपोनेंट जानना जरूरी है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी जानना जरूरी है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी मटेरिया मेडिका जो टूल बुक है, जिसके कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र यही है जो कि हम बीमारी में चलाते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हमारी एक दवा जो है टूजा ऑक्सीडेंटिस में, वहां पर अगर आप देखें, एलन्स की नोट सभी पढ़ते हैं, और एलन्स की नोट परंपरागत तरीके से आज से 100-200 साल पहले से, जब से होम्योपैथिक चल रही है और जब से ये किताब आई है, तब से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो आप जो हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पर, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो हर एक सेंटेंस है, सेंटेंस एक, दो और तीन, जिसको मैंने PQR 1, 2 और 3 लिखा है, इसकी हम पहले समीक्षा कर लेते हैं। तो PQR 1 कहता है, adapted to hydrogenide constitution of groil which is related to psychosis as affected to cause। तो सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात है, सूजा का जो रिएक्शन है वो साइकोटिक मियाज्म का है। साइकोटिक मियाज्म ऑफ हैनीमैन, फिगवार्ड्स, कंडाइलोमेटा, वाट लाइक एक्सक्रीशंस। मतलब जो फिजिकल बॉडी है उसी में मियाज्म भी निहित है, और वो मियाज्म जो है यहाँ पर साइकोटिक मियाज्म है। सल्फर जो है वो सोरिक मियाज्म का है, और मर्क्यूरी जो है वो सिफिलिटिक मियाज्म की हेड रेमेडी मान के यहाँ से हम आगे चलते हैं। और फिर तीसरी जगह वो कहता है, एक्ट वेल इन लिम्फेटिक टेम्परामेंट या लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट की जगह पर वो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बताता है, फ्लैशी पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक हेयर, अनहेल्दी स्किन। तो दो चीजें हैं, एक तो शरीर का जो बिल्ड है, और चमड़ी का जो रंग है, बालों का जो रंग है, आंखों का जो रंग है, उसकी तरफ भी उनका बहुत गहरी नजर पड़ती है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। तो जो हाइड्रोजनाइड जो प्रकृति है, ये शारीरिक प्रकृति है, दैहिक प्रकृति है, और इसका संबंध साइकोसिस से है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सोमा है और मियाज्म है, दो चीजें इकट्ठी आ गई है, काज और इफेक्ट। इस प्रकार का जो शरीर की संरचना है वो बताती है हमें कि किस प्रकार हम मियाज्म को उसके शारीरिक रूप से भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास पूर्व साहित्य कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है। अब लिम्फेटिक प्रकृति वाले व्यक्तियों में भी जो हम देखना चाहेंगे कि कैसे चलता है साइकोटिक मियाज्म, क्योंकि वो मोटे हैं। तो ये जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूजा ऑक्सीडेंटिक्स का, कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम देखेंगे। इनके जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ट्रंकल होती है, इनका जो धड़ है उसमें मोटापा ज्यादा होता है, चेहरा फूला हुआ होता है, फूली हुई देह की आकृति है, पैरों घुटनों पलकों पे सूजिश हो सकती है, अक्सर इनके पैरों में सूजिश आ जाती है, पानी भर जाता है, इनको अत्यधिक पसीना आता है, ढीली मांसपेशियां होती है,
और ठूजा हैनीमैन के अनुसार इनको फिगवार्ड्स होते हैं, जैसे सल्फर में ड्राई इचिंग होती है या सिफिलिस में अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये मियास्मेटिक प्रवृत्ति है। ऐसे व्यक्ति का, जिसको कि हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, आमतौर पे वॉट हो जाना, कंडाइलोमेटा हो जाना, उसकी प्रकृति में निहित होता है, डायथिसिस होता है, उसका प्रीडिस्पोजिशन होता है उसका। स्किन टैग भी हो सकते हैं। अब क्योंकि हम मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, तो हम उनको और चीजों से जोड़ सकते हैं। स्किन टैग्स और एकंथोसिस नाइग्रिकैंस भी एक ऐसी चीज है जहां पर चमड़ी में कुछ देखने को मिलता है, वो हम देखेंगे कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर जो लिम्फेटिक प्रवृत्ति है वो किस तरह से हमारी साइकोटिक है, क्योंकि इसकी भी थूजा की विशिष्ट पहचान जैसी ही है इसकी भी, जिसमें खास करके हम अगर देखें तो मोटापा है, पानी रुकने की प्रवृत्ति है, काढ़ा रंग है, काले घने बाल है, अस्वस्थ चिकनी या तैलीय त्वचा है, ऑयली स्किन है। ये सब चीजें मियाज्मेटिक प्रवृत्ति को बताती हैं, जो कि साइकोटिक होते हैं, जिनमें ग्रोथ, क्रॉनिक साइकोटिक प्रवृत्तियों का अधिक प्रभाव होता है। ग्रोथ होते हैं, मस्से होते हैं, स्किन टैग होते हैं, एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस हो सकता है। इसकी सिमिली आप समझें कि जिस प्रकार भगवान गणेश का शरीर है, इनके मूल विचार में हम देखें चारों ओर वसा का जमाव होने की अधिकता है पेट में, जिससे शरीर बड़ा और मोटा दिखता है। तो इसी प्रकार भी व्यक्ति भी नजर आता है जिसमें केंद्रीय वसा का संचय हो जाता है, पेट फूल जाता है। इस विशिष्ट पैटर्न के लिए एक यादगार दृश्य के रूप में मैंने यहाँ पर भगवान गणेश की कॉन्स्टिट्यूशन को प्रदर्शित किया है। ये चीजें उन रोगियों में देखी जाती हैं जहां पूजा एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटेड रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, जो थूजा का पर्सपेक्टिव है, तो इसका मतलब है थूजा का रोगी सिर्फ मोटा नहीं होता। आजकल के जमाने में इसको हमने एक हाई रिस्क मार्कर कहा है। एक प्रकार का ये द्योतक है कि यहाँ पर कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। थूजा का मोटापा प्लस मस्से प्लस सुस्ती साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देते हैं, और ये बताते हैं कि मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस हो गया है। जैसे थायराइड ग्रंथि कार्य नहीं करती तो आदमी मोटा हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं, जिसके रहते ये व्यक्ति मोटा हो गया है। तो ये हम समझ लें कि थूका रोगी का मोटापा केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है, किंतु हम ये एक चेतावनी के रूप में देते हैं, एक रेड फ्लैग है, एक हाई रिस्क फीचर है हमारे आजकल के मेडिकल साइंस के सोचने के संदर्भ में। अगर केवल कॉस्मेटिक या सुपरफिशियल लक्षण देखे गए तो आप फिर उसको कहेंगे कि थूजा का कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे व्यक्ति तो थूजा वाले होते ही हैं, इनको थूजा की एक डोज दे करके छोड़ देते हैं। बाकी हो सकता है कि जो चीजें होने वाली हैं आगे वो नहीं होगी, किंतु ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपको उनके ऊपर नजर रखनी होती है, और वो कांस्टेंट नजर रखने के लिए हमें क्या करना होता है, ये समझना होता है कि बीमारी की आरंभिक अवस्था या प्री क्लिनिकल या इनिशियल फेज क्या है। यहाँ पर जोखिम कारक मौजूद है। ओबेसिटी जो है वो एक जोखिम है। हाँ, ये कोई लक्षण नहीं है कि सिंपल उस मयाजम का लक्षण है या बीमारी का मटेरिया मेडिका में दवा का लक्षण है। ये एक बीमारी का बहुत बड़ा प्रिकर्सर है, पूर्व पूर्व का लक्षण है। तो सेंट्रल ओबेसिटी को हम जोखिम बांधते हैं। यहाँ पर ये वो स्थिति है जिसमें शरीर की कमर और पेट के आसपास अत्यधिक वसा का जमाव होता है। इसलिए इसको उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि ये रोग प्रकट होने से पहले की स्थिति है। ऐसे व्यक्ति में मधुमेह का रोग, उच्च रक्तचाप का रोग, हृदय का रोग और सीओपीडी का रोग, पीसीओडी का रोग, ये सब होने की संभावना अत्यंत ज्यादा होती है। तो केंद्रीय मोटापा जो है, सेंट्रल ओबेसिटी जो है, भविष्य में होने वाले रोगों का एक आरंभिक चेतावनी मात्र है।
और इसकी रोकथाम के लिए आपको बिल्कुल कटिबद्ध हो जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखें कि मोटापा सिर्फ मोटापा है, किस ग्रेड का मोटापा है, ये भी आपको देखना है। सिर्फ मोटा होना काफी नहीं है। तो ग्रेड 1 मोटापा क्या है? नॉर्मल है। बीएमआई जहां पर 18.5 से लेकर 24.9 तक है, तो आप समझिए कि ये व्यक्ति जो है इसका वजन नॉर्मल है। अगर इसका बीएमआई 25 से 29 तक है या 30 तक है, तो इसको माइल्ड ओबेसिटी है। ग्रेड 1 ओबेसिटी जहां है वहां पर 30 से लेकर 34 बीएमआई है, और जहां पर 35 से लेकर 40 के बीच में बीएमआई है, वो ग्रेड 2 ओबेसिटी है। और ग्रेड 3 ओबेसिटी जो है, मॉर्बिड ओबेसिटी जो है, वहां पर बीएमआई 40 से ज्यादा है। तो इससे आपका रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है, आपको अंदाजा लग जाता है कि यह व्यक्ति में कितना चांस है किस प्रकार की बीमारी पैदा करने के लिए। तो अब हम जो बॉडी मास इंडेक्स है, इसको वजन किलोग्राम में और ऊंचाई स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये करके गुणात्मक तरीके से देखा जाता है। तो अगर आपके पास ग्रेड 1 मोटापे वाला व्यक्ति आ गया है, तो आप उसके ऊपर नजर क्या रखेंगे? इसको ब्लड प्रेशर के लिए आपने देखना है, डिसलिपिडीमिया के लिए देखना है, एलडीएल गड़बड़ होने वाला है, एचडीएल गड़बड़ होने वाला है, और प्रारंभिक इंसुलिन प्रतिरोध, प्री डायबिटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होने वाला, ये तीन चीजें जो है आपको नजर नहीं आएंगी, किंतु ये जांचों में नजर आएंगी, बायोमेडिकल इन्वेस्टिगेशन में नजर आएंगी। तो रक्तचाप भी देखें आप और बायोमेडिकल इन्वेस्टिगेशन भी करें। इससे आप तय कर पाएंगे कि मरीज ठीक अभी है या बीमार हो चुका है। सिम्टम ज्यादा नहीं होंगे। अब ग्रेड 2 मोटापा जिसके पास है, बीएमआई 35 से 40 के बीच में जिसके पास है, तो ये टाइप 2 मधुमेह इसको होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, स्लिप एपनिया होगा। ये चीजें इसकी तरफ ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ग्रेड 3 जहां पर है मोटापा, यहाँ पर बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हृदय विफलता का, यहाँ पर हार्ट फेलियर हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रोक हो जाएगा, फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकती है, जिसका की वजह से लिवर फेलियर हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, और गुर्दों पर अत्यधिक दबाव पड़ने से क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी। तो रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, या आप कहें लिवर फेलियर, या दिमाग में नुकसान पहुंचना जिसको कि हम स्ट्रोक कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, या हृदय की विफलता का जोखिम, मतलब हाइपरटेंशन के साथ में मायोकार्डियल इंफाक्शन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये सब यहाँ पर आ जाती हैं। एक बड़ा समूह है जो कि उस व्यक्ति विशेष को बहुत बड़े खतरे में डाल देता है, और कई बार वहां पर सिम्टम नहीं होते यहाँ पर। अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके पास ग्रेड 4 या उससे आगे की मोटापा है या ओबेसिटी है, तो ये अत्यंत गंभीर अवस्था है। यहाँ पर उसको सबसे बड़ा जोखिम है शल्य क्रिया के दौरान, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। चलने फिरने में उसमें विकलांगता हो जाती है, वो चल नहीं फिर नहीं सकता, इतना वजन होता है। और उसको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होते हैं। जीवन प्रत्याशा में बहुत तीव्र कमी आ जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। आप कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस वक्त कोई समस्या इसको नहीं होगी। किसी वक्त भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी समस्या हो सकती है। तो अब इससे अगर बीमारी आगे बढ़ती है, यहाँ तक तो ठीक है, हमने कोशिश की समझने की। लेकिन अगर अब वो ठूसा पेशेंट हमारा जो है, जिसकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा ना हो, बेशक कम है, लेकिन अब वो दूसरी स्टेज पे पहुंच रहा है, इस स्टेज पे क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस शरीर के अंदर शुरू हो जाते हैं। केमिकल चेंजेस हो जाते हैं शुरू, लेकिन सिम्टम नहीं आते, कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। तब आपने क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहला बायोमार्कर जो देखना है,
उसको हम कहते हैं इंसुलिन प्रतिरोध। सबसे पहला बायोमार्कर है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही सबसे प्रथम चीज है जो होती है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। मोटापे में विशेषकर हम विसरल मोटापे में, सेंट्रल ओबेसिटी में हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। तो सबसे पहला चेतावनी का संकेत है, आपको कराना है इंसुलिन का मेजरमेंट, प्रयोगशाला में जांच कराएं। तो आप फास्टिंग इंसुलिन कराएंगे तो सामान्यतः वो 2 से 10 इंटरनेशनल यूनिट्स के करीब आएगी। कुछ लैब की अपनी अलग रिपोर्ट होती है, तो 12 से 15 तक भी वो नॉर्मल बता सकते हैं आपको। अगर ये 10 से 15 से ऊपर चली गई है या बराबर हो गई है, तो ये अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस शुरू हो गया है, अर्ली ऑनसेट शुरू हो गई है। तो यहाँ पर फास्टिंग ग्लूकोज सामान्य है, फिर फास्टिंग इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, इसलिए बीमारी की शुरुआत हो गई है। हम आम तौर पे मोटापे वाले व्यक्ति को सबसे पहले ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं, लेकिन जो बहुत ही प्रबुद्ध डॉक्टर्स हैं, समझते हैं अंदर की बीमारी की दशा को, तो वो लोग सीरम इंसुलिन करा देते हैं, ना कि ब्लड शुगर कराते हैं एज ए रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। अब इंसुलिन की पहचान कैसे करें? दूसरी जांच ये है कि हम होम्योस्टेटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस कराते हैं। ये दूसरा जांच है। यहाँ पर होमा आई आर 2.0 जो है ये सामान्य है। होमा आई आर 2.0 से 2.5 ये आरंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। होमा आई आर 2.5 के बाद में इंसुलिन प्रतिरोधक जांच कंफर्म हो जाती है कि बीमारी शुरू हो गई है, लेकिन सिम्टम कोई नहीं होते हैं, डायबिटीज के सिम्टम भी नहीं होते हैं। और होमा आई आर 3.0 स्पष्ट उच्च स्तर का इंसुलिन रेजिस्टेंस दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, अब फास्टिंग ग्लूकोज भी करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो बढ़ गया है, फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल रह सकता है, और HbA1c भी सामान्य रह सकता है। आप ये दोनों जांचें कराते हैं आजकल, लेकिन ये जांचें इतनी उचित नहीं है, इतनी एक्यूरेट नहीं है कि आपको बता दें कि बीमारी शुरू हो गई है। बीमारी शुरू होने का सर्वप्रथम जो जांच है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और लिपिड प्रोफाइल भी बाद में ही आता है, ट्राइग्लिसराइड फिर बाद में बढ़ने लगते हैं, HDL कम होने लगता है, जो हमारा अच्छा इंसुलिन है, प्रोटेक्टिव इंसुलिन है, गुड गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होने लगता है। और हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट SGOT SGPT ये बढ़ने लगते हैं, हल्की वृद्धि होती है, क्योंकि फैटी लीवर शुरू हो गया है। हो सकता है ग्रेड 1 हो, सिम्टम नहीं आते हैं। तो मोटापे में मधुमेह की शुरुआत उच्च शर्करा से नहीं होती है, हाई ब्लड शुगर से नहीं होती है, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा यहाँ पर, तो आपको बीमार को देख करके सही जांच भी जाननी जरूरी है। अब मुख्य लक्षण जो हमारे हैं, जो मुख्य शिक्षण सूत्र है, जो सेंट्रल आइडिया है, जहां पर कि हम बायोमार्कर पर आधारित होम्योपैथिक करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बिना सिम्टम सिर्फ आज के जमाने में अत्यंत यू कैन से कि वेरी एक्यूरेट नहीं है डायग्नोसिस के लिए, बीमारी के लिए एक्यूरेसी है बायोमार्कर से। तो हमें जब भी कोई विकार है शरीर में, उसका इलाज करना है, होम्योपैथिक हस्तक्षेप करना है, तो सबसे पहले जैविक मार्करों का हमें अध्ययन करना चाहिए, रेफरेंस लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और फिर अगर लक्षण नहीं है, फिर भी इन मार्कर्स में जो तब्दीली आ रही है वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रीटमेंट सही दिशा में
जा रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से किसी भी व्यक्ति को जो हो गई है ऐसी तकलीफ, उसमें क्या करना है, जैसे कि कुछ सिम्टम है, थकान है और त्वचा संबंधी शिकायतों में सुधार है, चाहे वो प्लेसेबो के बाद हो या परिवर्तन से हो, यहाँ तक कि सही औषधि देने से भी हो सकता है। तो ये एक साइलेंट पैथोलॉजी का पकड़ना जरूरी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखना जरूरी है। और वहां पर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर तो नहीं है, किडनी फंक्शन तो नहीं डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि सब्जेक्टिवली पेशेंट को अच्छा लग सकता है लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो, क्योंकि आपकी जांचें वहीं की वहीं है, तो आपको फिर बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो केवल लक्षण ही अपर्याप्त है। केवल वजन घटने से या स्किन टैग जैसे लक्षणों में हल्की फायदा होने से हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बॉडी की, जो हमारे बायोमार्कर्स है, वो रियली में कम नहीं होते, कभी कभी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये लगातार देखने होते हैं, गुर्दे की जांच है, लीवर की जांच है, कोलेस्ट्रॉल की जांच है, ये सारी बार बार हमें करनी होती है इस दौरान। कई बार क्या होता है कि जब फास्टिंग इंसुलिन 15 से घटकर 7 हो जाती है और हमारा लीवर फंक्शन जो ALT है वो 58 से लेकर के 25 हो गया, तो हम मान लेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास प्रमाण है कि पेशेंट ठीक हो रहा है, पेशेंट कहे या ना कहे। लेकिन ये मार्कर्स जो है, ये बड़े साइंटिफिक मार्कर हैं और इन्हीं के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो हम ये समझ गए हैं कि मधुमेह की जो शिकायत है वो हाई शुगर से नहीं होती है, बल्कि वो इंसुलिन के प्रतिरोध से होती है। इसलिए समय रहते रोग को पहचान लेना चाहिए, तो सही रोग का इलाज हम कर सकते हैं। तो मियाज्मेटिक दृष्टिकोण भी देख लेते हैं। हमारे पास में सोरा जो है वो कार्यात्मक विकार है, फंक्शनल चेंजेस लाता है, उसमें खुजली या खुश्कता स्किन में देखी जाती है। साइकोसिस में अतिवृद्धि, मस्से, कंडाइलोमा, गाढ़ा स्त्राव, थिक येलो डिस्चार्ज देखे जाते हैं। और सिफिलिस में हमारे पास विनाश होता है, अल्सरेशन होते हैं, वो देखे जाते हैं। तो ये मुख्य 3 धाराएं हैं जो 3 प्रकार के हमारे प्रयास को बताती है कि किसकी प्रधानता है। और सबकी अभिव्यक्ति त्वचा पर होती है। तो सबसे पहले जो त्वचा पर जो लक्षण आते हैं सोरा के या साइकोसिस के या सिफिलिस के, तो हम देखें, जो हमारी नजर में आ जाते हैं वो हम परसीव कर लेते हैं। अ, अगर इन इन अभिव्यक्तियों को हम दबा दें, अगर उसको सप्रेशन कर दें, तो हम जानते हैं कि अंदर का रोग तो बढ़ता रहेगा, लेकिन हमें उसकी पकड़ छूट जाएगी कि अंदर क्या हो रहा है। तो इन रोगों को सर्जरी से या कॉस्मेटिक तरीके से समाप्त नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक उपचार का उद्देश्य जो है वो आंतरिक कारण का निवारण करना है, ना कि बाहर की अभिव्यक्तियों को समाप्त करना है। इनको सुरक्षित रखना जरूरी है। अगर त्वचा पर दिखने वाले लक्षण खत्म कर दिए तो बीमारी जो है सेकेंडरी स्टेज में चली जाएगी, हमारे वाइटल ऑर्गन्स में चली जाएगी। वो मस्तिष्क भी है, हृदय भी है, गुर्दे भी है। तो अब हम देखते हैं कि जो ठूसा में त्वचा पर जो चीजें देखने में आती हैं वो क्या है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं इसको। तो हमें त्वचा की मटेरिया मेडिका में हम जानते हैं त्वचा का रंग जो है गंदा है, मटमैला है, भूरा है, या फिर उसका मॉडर्न कलर कोरिलेशन अगर हम देखें, तो यहाँ पर स्किन लीजन्स होते हैं। तो वो स्किन लीजन क्या होते हैं? स्किन टैग्स होते हैं, एक्रोटोन्स, एक्रोकॉन्ट्रोल्स कहते हैं उनको। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होते हैं। स्किन टैग जो आते हैं, ये स्किन टैग इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आते हैं। दूसरा है एकैथोसिस निग्रिकेंस, ये हमारी गर्दन पे स्किन काली हो जाती है, मोटी हो जाती है जांघों के पास बगल में, इसका भी कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और तीसरी चीज देखने में आती है ऑयली स्किन, जो कि साइकोटिक मियाज्म
या थूजा के प्रभाव स्किन की सिम्टम्स है। ये ऑयली स्किन, थिन स्किन जो है, ये भी मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का कारण है। तो जो प्री क्लिनिकल स्टेज में है, साइकोटिक मार्कर क्या है, मोटापा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है और पैरों में सोजिश है, ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि स्किन ट्यूमर्स हो जाएंगे, जो स्किन रेजिस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। तो इनका संकेत क्या है? ये स्किन में दृश्यगत या दृष्टिमान होने वाली चेतावनी है। ये मधुमेह से पूर्व होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी का एक हिस्सा है। ये कार्डियोवैस्कुलर जोखिम का एक हिस्सा है। मतलब किसी को स्किन टैग देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? मधुमेह देख रहे हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखते हैं। तो ये कब आ रहा है? ये पूर्वानुमान है हमारा, डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक इंसाइट है हमारी कि आगे क्या होगा वाला है इस व्यक्ति को। अगर हम इसे कॉटराइजेशन से हटा देंगे तो क्या होगा? सिर्फ लक्षण मिट जाएगा, असली कारण बना रहेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। और डॉक्टर अपनी सीधी जानकारी जो उससे मरीज से प्राप्त होती है देखने से, वो खो देता है। इसका असर हमें पड़ता है हमारे वाइटल क्लूज पे और हम सही दिशा में सोच नहीं पाते हैं। तो मित्रों, थूजा का दृष्टिकोण है कि थूजा में जो मस्से हैं, गांठें हैं, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में थूजा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चुनने का आधार यही एक्सटर्नल मार्कर है। और मॉडर्न मेडिसिन कहती है डोंट इग्नोर इट, इट इज ए मेटाबॉलिक अलार्म। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे प्रथम चित्र जो है आधुनिक समानता एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस का है। ये चित्र सारे के सारे त्वचा का गहरा भूरा रंग देखें कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ये आईलिड्स के पास में है, ग्राइन में है, अंडर आर्म्स में है। ये सौम्य है लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। इसको कारण क्या है इसका? त्वचा की कोशिकाओं में अधिक बढ़ने और गहरा होने के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो कारण इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। और ये सबसे पहले दृष्टिपात होने वाला विजिबल साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, या इसको कहें प्री डायबिटिक का। यहाँ पर अगर हम मोटापा कम कर दें तो डायबिटीज ठीक होगी, इसका मतलब प्री इंसुलिन वाला एरिया जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होने लगेगा। अब दूसरी चीज जो नजर आती है आधुनिक संदर्भ में, सेबोरिक स्किन या ऑयली स्किन। ये हमारा चेहरा तैलीय होता है और हमारे डैंड्रफ होने लगते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? कारण इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और तब सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाती है और इससे ज्यादा सीबम बनने लगता है। तो ऑयली स्किन क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। साइकोटिक मियाज्म, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि साइकोटिक मियाज्म में ऑयली स्किन पाई जाती है। तीसरी चीज हम देखते हैं थूजा में अनावश्यक बाल आने लगते हैं चेहरे पर। तो फेशियल हेयर जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। हेयर ग्रोथ और ऑयली स्किन हाई इंसुलिन की वजह से है। और इंसुलिन स्टिमुलेट्स द ओवरीज थिका सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन लीड्स टू फेशियल हेयर, ऑयली स्किन, एक्ने, इरेगुलर पीरियड्स, ए ओव्यूलेशन। पीसीओडी जो है महिलाओं में काउंटर पार्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। पुरुषों में जो चीजें देखने को मिलती है ओबेसिटी की वजह से, वही काउंटर पार्ट महिलाओं में जब देखने को मिलता है उसे पीसीओएस कहते हैं। हेयर ग्रोथ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है, अगर आप थूसा देते हैं, अगर थूसा में ऐसी प्रॉपर्टी है जो 5 अल्फा रिडक्टेंट इनहिबिटर है, इससे वो सप्रेस कर देता है कन्वर्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन को, ए हार्मोन दैट ट्रिगर्स हेयर चेंज। तो पेशेंट को फायदा हो सकता है। अब यहाँ पर हम महिलाओं में पुरुष पैटर्न जो
हेयर ग्रोथ है चेहरे पर, ये सब लक्षण जो हमने कहे पीसीओडी के, जिसकी वजह हमने कहा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और ठूजा में ये संभावना बहुत बड़ी है कि वो हार्मोन को डिस्टर्ब होने से बचाता है और बालों के परिवर्तन को रोक सकता है। अब आगे और जटिल रूप ले सकता है इसके बाद, अगर ट्रीटमेंट ना हो तो और जटिल रूप ले सकता है वो। और वो जटिल रूप क्या हो सकता है? जो सिंपल हमारे सिम्टम थे वो का विलोप हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे जो प्राथमिक लक्षण है, जनरल सिम्टम्स है, वो कम होने लगते हैं। पर्टिकुलर सिम्टम्स आने लगते हैं जो खास अंग विशेष पर हमें बताते हैं कि गड़बड़ी देने लग गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वो अंग विशेष है हृदय, गुर्दा, यकृत और मस्तिष्क। तो यहाँ पर डिजेनरेटिव डिजीजेस हो सकती हैं, अल्सर हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, दो मियाज्म आपस में मिल सकते हैं, उन्नत अवस्था के कैंसर भी हो सकते हैं यहाँ पर, और गंभीर तंत्रिका संबंधी विकार भी हो सकते हैं। तो तृतीयक अवस्था में होम्योपैथिक उपचार कैसे किया जाएगा? यहाँ पर आपको जो चयन करना है औषधि का, वो पैथोलॉजिकल जर्नल्स में करना है या पर्टिकुलर्स में करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षण प्रायः अनुपस्थित रहते हैं यहाँ पर। जब बीमारी टर्शरी स्टेज में चली जाती है, जटिलतम अवस्था में पहुंच जाती है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो जनरल सिम्टम है वो समाप्त हो गए, पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिक सिम्टम आ गए। तो उपचार का उद्देश्य क्या है? लाक्षणिक राहत, पैलिएशन है, रोग की प्रगति को धीमा करना है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। आप क्योर नहीं कर सकते इस अवस्था में। क्योर वाली अवस्था वो थी जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस था। रोग का पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते, बड़ा गार्डेड रहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि कल को ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखें जटिलता का नतीजा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से टाइप 2 डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, सेंट्रल ओबेसिटी तो होती ही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज महिलाओं में विशेष रूप से देखने में आएगा। हाइपर यूरिसीमिया है, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस शुरुआती दौर में चमड़ी पर नजर आता है, डिक्रीजेस बाय फाइब्रोनोलाइटिक एक्टिविटीज, डिसलिपिडीमिया, एचडीएल कम हो जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस, रक्त वाहिकाओं में वसा का जमाव होने लगता है, ब्लड प्रेशर और आगे बढ़ता है, स्ट्रोक हो जाता है, हाइपरटेंशन के साथ में मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है। तो ये सब बातें यहीं से शुरू होती है। तो हम जो मोटापा है इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसको सिंड्रोम एक्स कहते हैं। कलेक्टिवली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा है, इसको एक विशेष नाम से जानते हैं जिसे हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। और इसके पर्यायवाची जो दूसरे शब्द है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स है। और यहीं पर पीसीओडी को भी रखा गया है महिलाओं में। कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कार्डियोवैस्कुलर डिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है। ये सभी नाम एक ही चीज को बताते हैं, सिंड्रोम एक्स। और सिंड्रोम एक्स मोटापा प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम है। अब ये किस प्रकार से प्रदर्शित होता है? ये जीवन शैली संबंधी विकार है जिसमें कम से कम 5 और कम से कम 3 चिकित्सीय विसंगतियां एक साथ देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी है? सेंट्रल ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का हाई होना, सीरम ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाना। ये 5 मुख्य इसके अंग है।
लेकिन अगर हम डायग्नोज करें सिंड्रोम एक्स तो इसमें से तीन अवश्य मौजूद होने चाहिए। तो वो कौन से तीन अवश्य मौजूद होने वाले मापदंड है, इसको डब्ल्यूएचओ ने मानकीकृत किया है 1999 में। ये बायोमार्कर बताए गए हैं 1999 में, और डब्ल्यूएचओ ने, हमने तो पांच देखे हैं पहले, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने एक और जोड़ा है, उसको एल्बुमिनूरिया कहते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम डायबिटीज जरूर होनी चाहिए, डायबिटीज जरूर होनी चाहिए ए, या डायबिटीज नहीं है तो ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड होना चाहिए। अगर ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड नहीं है तो फास्टिंग ग्लूकोज इम्पेयर्ड होना चाहिए, और ये भी नहीं है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें से एक चीज आएगी, और इसके साथ होना चाहिए बी। निम्न स्थितियों में से दो की उपस्थिति अनिवार्य है। ये दो चीजें जो कौन कौन सी है, या तो ब्लड प्रेशर है जो 140 और 90 से ऊपर होना चाहिए, या फिर डिसलिपिडीमिया है जिसमें ट्राइग्लिसराइड 150 से ऊपर होने चाहिए, या फिर एचडीएल कम होना चाहिए। पुरुषों में ये 40 से कम कम नहीं होना चाहिए, और महिलाओं में ये 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो डिसलिपिडीमिया है, और सेंट्रल ओबेसिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा माइक्रो एल्बुमिनूरिया मिलना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये किसी ने भी, दुनिया के किसी भी देश ने आज तक इसको अपने साथ नहीं मिलाया है। ये डब्ल्यूएचओ की एक विशेष रिकमेंडेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले माइक्रो एल्बुमिनूरिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो कुछ भी नुकसान होता है शरीर में, उसकी पहली पहचान है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो रोग पैदा होते हैं वो है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, स्लीप एपनिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एमआई है, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर है, स्ट्रोक है, कैंसर है। ये सारी चीजें जो है जो हो जाती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। रोग का प्रबंधन कैसे करते हैं, इसको हमें जोखिम कारकों का प्रबंधन आवश्यक होता है। तो हमें डायबिटीज नहीं होने देनी है, और इसको करने का तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मोटापा कम करें, ग्लूकोज टॉलरेंस को ठीक करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करें, लिपिड विकार को भी ठीक करें, और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें। इसमें सुधार करने होते हैं। जीवन शैली संशोधन में क्या करना है, आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, रेगुलर लाइफस्टाइल है, डाइट में, नींद में धूम्रपान ना करें, नींद 7 घंटे से कम ना लें, आहार वेजिटेरियन ले, मेडिटेरियन आहार ले, तनाव प्रबंधन करना है। ये मिनिमम चीजें जो करनी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। कार्बोहाइड्रेट से 50% आपको एनर्जी मिलनी चाहिए शरीर में। बाकी 50% कैलोरीज जो है हमें वो फैट और प्रोटीन से लेनी होती है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से वो नहीं लेने चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर के साथ सेवन करने चाहिए। प्रोटीन दोनों प्रकार के स्रोतों से मिलेगा, आपको दालों में मिलेगा, या फिर आपको अंडे में मिलेगा, या फिर हमें हमें मीट में मिलेगा। हफ्ते में 2 बार लेना है। आहार में हम अपने फैट का क्या संयोजन करें, तो अगर आपको दिन में फैट लेनी है तो 30 ml लेनी है मैक्सिमम। 30 ml में हमको जो 20 ml है वो वेजिटेबल फैट्स लेनी है, वेजिटेबल ऑयल लेना है, जैसे सरसों का तेल है। और हमने लेना है सैचुरेटेड फैट, शुद्ध घी 10 ml। आउट ऑफ 10 ml शुद्ध घी, 20 ml वेजिटेबल ऑयल। आदतें, नींद की, जल्दी सोना जल्दी उठना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको नहीं करते हैं, देर से सोते हैं, तो जैविक घड़ी जो है, सर्केडियन रिदम जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी वजह से आप कई रोगों के शिकार होने लगते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो मित्रों, धूम्रपान का त्याग अत्यंत आवश्यक है।
इसमें ये याद रखें कि ये एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार का होता है। अगर आप घर में, आप स्वयं नहीं सिगरेट का सेवन करते, किंतु एक व्यक्ति जो है घर का वो करता है, तो आप पैसिव स्मोकिंग करते हैं, आपको भी उतना ही नुकसान होने वाला है जो एक्टिव स्मोकर को होता है। और धूम्रपान से जो बहुत प्रमुख बीमारियां हमें होती हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, माइक्रोवैस्कुलर रोग, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज है, जिसमें हमें गैंग्रीन हो जाता है, हार्ट में हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है, ब्रेन में जब रक्तवाहिका बनती बंद होती है तो हमें स्ट्रोक हो जाता है। और ये सब जो जटिलताएं डायबिटीज की माइक्रोवैस्कुलर जटिलताओं के साथ में होती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है यहाँ पर। स्ट्रेस का जो HPA एक्सिस है वो दर्शाया गया है। आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ पर आपकी बुद्धि है, प्रज्ञा है, आप अति चिंतित रहते हैं, उसका असर हाइपोथैलेमस पे पड़ता है। हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को प्रति संवेदित करता है। उसके प्रति संवेदित होने से ACTH सिक्रीट होता है। ACTH एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होता है, कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन सारी बीमारी की जड़ है और यही वो उत्पन्न करता है सेंट्रल ओबेसिटी। कितना भी परहेज करें आप तो पेट का जो फैट है वो नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये स्ट्रेस रिलेटेड है। तो तनाव मुक्ति के लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कार्टिसोल की वजह से उच्च रक्तचाप होगा, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी, आपका शुगर असंतुलित होगा, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, हम करीब करीब हमारी त्वचा के बारे में, आज की बीमारियों के संदर्भ में जो विशेष जानकारी थी, मैं समझता हूँ उसको मैं आप तक पहुंचा चुका हूँ। आपसे जो कुछ भी सवाल आपके होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच सर। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव। किसी के कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट, इफ देयर इज नो क्वेश्चन। सो वॉज अ रियली वंडरफुल सेशन सर। पूजा के ऊपर बहुत बढ़िया आपने एक मतलब इंफॉर्मेटिव सेशन आई था डोंट ये। नो हाउ many people, how many concepts will understand and they will accept this particular thing. It becomes difficult for them to accept new things. यस सर, यू आर राइट। न्यू थिंग्स, इट्स रियली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। दिस वाज, है किसी के डाउट सर? हम सर एक डाउट आया है कि कोई पेशेंट का केस बताइए थूजा से रिलेटेड। टूसा के जो बहुत से केसेस हैं उसमें मैं कोशिश करता हूं कि शुरुआती दौर में ही पकड़ लूं, जिसमें कि हम बायोमार्कर से पकड़ लें। जैसे किसी के काला धब्बा था यहाँ पर, वो बड़ी क्रीम लगाया करते थे और जाने कहाँ कहाँ गए, उन्होंने लेसर करें, ये करें, वो करें। तो जब मुझसे बात हुई तो मैंने कहा बेटा ये तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि ये तो जो मार्कर है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का है और आप ओबेसिटी से संबंधित रोग के साथ पीड़ित हैं। हम दवा तो देते हैं लेकिन आप वजन कम करिए। तो लोग, पेशेंट कंप्लायंस नहीं देते, डेडिकेटेडली इतने हाईली मोटिवेटेड नहीं होते, या हम उनको मोटिवेट नहीं कर पाते कि वो वजन कम करें। तो मैंने उनको 5-7 साल से देख रहा हूँ, उनको अब डायबिटीज भी हो गई है, ब्लड प्रेशर भी हो गया है, लेकिन उन्होंने अपना वजन कम नहीं। तो वो चाहते हैं कि होम्योपैथिक में कोई मीठी दवा ऐसी मिल जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनली दो और सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाए। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। जो आपका पार्टिसिपेशन है, क्योंकि इसमें पेशेंट का योगदान भी जरूरी है, डू एंड डोंट्स भी जरूरी है। जब तक आप फिजिशियन के कहने को नहीं मानोगे तो आप ठीक नहीं होगे। तो बहुत से केसेस हैं जो कि फेलियर है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ, डायग्नोस जल्दी कर लिया,
आज डायग्नोस किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बहुत समझाया, मॉर्निंग वॉक करो, खाना पीने पे परहेज रखो, सैर करो। 7 साल बाद फ्रैंक डायबिटीज लेकर के आए। फ्रैंक डायबिटीज के बाद में कोरोनरी आर्टरी डिजीज लेकर आए 10 साल बाद। हमने तो बीमारी को बढ़ते हुए देखा है। वहां से पकड़ने के बाद जहां से कि वो पूर्णतया ठीक हो सकती है, जहां होम्योपैथी में क्योर कहते हैं, वो विंडो पीरियड है जहां बायोमार्कर, उससे पहले जनरल सिम्टम्स बहुत होते हैं और तभी ठीक हो जाता है। पर्टिकुलर सिम्टम होने के बाद यू कैन मैनेज देम। हो गया, वापस नहीं आते, रुक सकते हैं। 100% ठीक नहीं होते, क्योर जिसको कहते हैं, वो मैंने देखा नहीं आज तक। क्योंकि हमारा सोचने का तरीका सिर्फ सिम्टम नहीं है, बायोमार्कर्स है। अगर वो ठीक हो रहे हैं तो ही हम क्योर कहेंगे। उसको हमें प्रूव करना है। पेशेंट ने नहीं प्रूव करना है कि मैं ठीक लग रहा हूँ, 20% ठीक हो गया, 30% ठीक हो गया। ये बकरा किश्तों में नहीं कट रहा है, ये टोटेलिटी में कट रहा है। टोटेलिटी ठीक है, बायोमार्कर्स ठीक है, तब ठीक है। पेशेंट के कहने से क्या होता है? पेशेंट तो कुछ भी कह सकता है। फीस कम लो तो खुश हो गया है, तुमने अच्छे से बात कर ली तो खुश हो गया है, बीवी से लड़ाई नहीं होगी तो खुश होकर के आ गया, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं है। सती ही बातें हैं। जांचें ठीक होनी चाहिए। अभी तो हमने बायो बताया नहीं आपको, ये शुरू किए हैं। सीआरपी नहीं बताया आपको, L6 नहीं बताया हमने आपको। इसके बायोमार्कर और भी हैं जो देखने पड़ते हैं हमको पर्टिकुलर डिजीज में। तो एनीवे, दैट इज हाउ थिंग्स गो। बट देन एक क्वेश्चन और आई आया है, डोंट नो। इन व्हाट पोटेंसी एंड रेपिटेशन थूजा शुड बी यूज्ड? जहां पर ऑर्गेनिक डिजीज हो मैं ज्यादा देता हूँ, जैसे कि थोड़ा वाट में आ गया तो मैं कोशिश करता हूँ 6 में दे के देखूं। अगर 6 में ठीक नहीं शुरू हुआ तो 200 की फिर दी, मंथली डोज। फिर उसके बाद 3 महीने में एक बार 1 मिलियन की दी। तो वो शुरुआत जो है लोअर डायलूशन से शुरू करता हूँ। अगर सिम्टम दिखने वाले हो, मानसिक सिम्टम हो, तो फिर 30 नहीं चलती हमारे पास। हम 200, 1 मिलियन से ही शुरू करते हैं उसको। लेकिन ऑर्गेनिक जहां पर भी मिलता है, thumb rule is what I follow is lower dilution. Start with lower dilution, frequent doses शुरू में continuously. ओके सर। तो Thank you. सर टाइम ओवर हो चुका है हमारा, तो थैंक you very much, John sir, for this wonderful session. And now I hand over this session to another team. English team, you can take over.